गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर अनीता माथुर, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। बीए पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हम एशिया में पावर रिसोर्सेज या शक्ति के संसाधनों की बात कर रहे थे। और अब तक के हमारे लेक्चर्स में हमने प्राकृतिक तेल की बात की थी, पेट्रोलियम की बात की थी कि किस प्रकार से एशिया उसका एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है और किस प्रकार से उसका व्यापार यहाँ पर होता है और यहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट करने में उसका कितना बड़ा हाथ है। ये सारा जो है ये फॉसिल फ्यूल के रूप में, जीवाश्म ईंधन के रूप में हम इसको देखते हैं और हमने इसकी निर्माण प्रक्रिया की बात की कि किस प्रकार से इसका निर्माण पृथ्वी की भीतरी परतों में होता है। आज हम बात करेंगे कोयले की। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट शक्ति का संसाधन है और कोयला कार्बन युक्त काले भूरे रंग का एक फॉसिल फ्यूल है जो मुख्यतः जो अवसादी चट्टानें हैं उनकी परतों में मिलता है। और इसको औद्योगिक क्रांति का आधार माना जाता है क्योंकि जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी वो इसी से हुई थी और यहाँ से ही इसका जो समय है वो प्रारंभ हुआ था। ये जो कोयले का उत्पादन है ये हमारे शुरुआती जो जितना भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था उसमें शक्ति के संसाधन के रूप में इसको ही यूज़ किया जाता था और इसकी जो क्वालिटी होती है वो निर्धारित करने के जो मापदंड होते हैं उसमें कार्बन और वाष्प की मात्रा ये डिसाइड करते हैं कि वो कोयला किस प्रकार का है। तो इसमें हम इसको 5 वर्गों में बांटते हैं, जैसे पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट और ग्रेफाइट। ये 5 प्रकार का कोयला होता है और ये जो हमने इसको डिवीजन किया है किस आधार पे किया है, यहाँ पर कार्बन की मात्रा और जल वाष्प की मात्रा, इनके आधार पर ये 5 वेराइटीज़ हमने यहाँ पर बनाई है। यहाँ अगर हम इसके उत्पादन की या उत्पादन के वितरण की बात करते हैं तो बहुत असमान इसका वितरण देखने को मिलता है। अनेक देशों में इसका निरंतर अभाव है, लेकिन चीन, भारत, जापान, एशियाई रूस, उत्तरी दक्षिणी कोरिया, टर्की ये वो देश हैं जहाँ पर विश्व का लगभग 1/4 भाग या 1/4 कोयला यहाँ पर पाया जाता है या उसके रिजर्व्स पाए जाते हैं। और एशिया में सभी वैरायटी का, जो हमने 5 वैरायटी की चर्चा की, इसमें सभी वैरायटी का कोल पाया जाता है और ये एक शक्ति का संसाधन तो है ही, पर इसके बाय प्रोडक्ट्स भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसमें कोक है, चारकोल है, अगोनिया है, नेफ्थलीन है, कोल गैस है, फिनाइल है, ये सारे पदार्थ भी इसके बायो प्रोडक्ट है। वैसलीन है, उसको भी इसमें काउंट किया जाता है। इस कोयले का निर्माण जो है ये कार्बनिफरस युग में जो वनस्पति के भूगर्भ में दब जाने की वजह से, तो जब उसका रूप परिवर्तित हुआ, उस पर वाष्प का प्रभाव हुआ, उस पर ताप का प्रभाव हुआ, तो उसका रूप परिवर्तित होने से हमें ये कोयले के भंडार मिले। और ये जो भूगर्भ में वनस्पति दबी थी उसका जो विघटन हुआ, वहाँ पर ऊष्मा भी थी, दबाव भी था, तो ये सबसे पहले पीट में परिवर्तित हो जाते हैं और अत्यधिक दबाव और बढ़ती ऊष्मा से ऑक्सीजन की जो क्रिया होती है वो अत्यधिक तीव्र हो जाती है और जिसके कारण पीट से धीरे धीरे कोयला उच्च कोटि में बदलने लगता है और अति उच्च कोटि में जैसे एंथ्रेसाइट है और इसका निर्माण दबाव और ऊष्मा के साथ वलन, भ्रंश और जो संपीड़न की क्रिया होती है ना, जिसमें नमी का अभाव होता है, नमी समाप्त सी होने लगती है, तो इसका उत्पादन यहाँ पे इसका फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो पृथ्वी के अंदर अगर कोयले निर्माण की हम बात करते हैं तो उसको हम 2 युगों में, 2 कालों में बांट सकते हैं, जिसमें कार्बनिफरस काल है, यहाँ पर कोयला निर्मित हुआ था, और दूसरा तृतीयक काल जिसे टेरिटरी पीरियड कहते हैं, उसमें भी कोयले का निर्माण हुआ था। अगर हम इसके वैरायटी की बात करते हैं तो कोयले का जो निर्माण है वो लकड़ी के भूगर्भ में दबने और उसके रूप परिवर्तित होने से हुआ। अतः जो लकड़ी से कोयला बनने की प्रक्रिया है उसमें कोयला अलग अलग किस्मों में बदल जाता है।
सर्वप्रथम सबसे पहले लकड़ी का केवल 3% कार्बन संपन्नता पाई जाती है। अतः जैसे जैसे लकड़ी पर दबाव बढ़ता है और ऊष्मा बढ़ने लगती है, कोयला अलग अलग किस्मों में बदल जाता है। मतलब लकड़ी तो जो दबी है वो समान प्रकार की है, परंतु स्थानीय तापमान, नमी की मात्रा और दबाव, ये फैक्टर्स जो होते हैं, ये उसकी वैरायटी को हमारे सामने रखते हैं। किस प्रकार से उसमें वेरिएशन आते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो ये कारक होते हैं। तो सबसे पहले जो बनता है, वो सबसे पहले जो इसकी वैरायटी है वो है पीट। और पीट लकड़ी से कोयला बनने की जो सबसे पहली स्टेज है वो है। इसमें लकड़ी बहुत मामूली रूप से ही परिवर्तित होती है। अतः इसमें क्या होता है, कार्बन की मात्रा बहुत कम पाई जाती है और जलवाष्प की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। अतः इसे साधारण कोयला नहीं माना जाता है। मतलब इसको एक बहुत जैसे कहना चाहिए फर्स्ट फॉर्मेशन, जो चेंज फॉर्मेशन है, उसके रूप में इसको माना जाता है। इसमें 20% से भी कम कार्बन मिलता है, 35% ऑक्सीजन, 10% हाइड्रोजन की मात्रा पाई जाती है। तो इसलिए क्या होता है कि इसका इंडस्ट्रियल यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि हमें बहुत बड़ी मात्रा में ये कैरी करना पड़ेगा और इससे हमें ऊष्मा या ऊर्जा बहुत कम मात्रा में मिलेगी। तो ये अनइकोनॉमिक सा रहता है। बहुत थोड़ी मात्रा में डोमेस्टिक यूज़ के लिए, घरों में जलाने के लिए इसका प्रयोग होता है। अब तो ये वाला प्रोसेस भी बहुत कम होने लगा है, परंतु ज़्यादातर ये उसी में यूज़ होता है। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिफाइंड अवस्था में नहीं है, इसलिए इसको जलाने से बहुत बड़ी मात्रा में धुआं निकलता है। तो ये बहुत अच्छी किस्म का कोयला नहीं माना जाता है। फिर हम बात करेंगे लिग्नाइट और भूरा कोयला की, जो हम बचपन से सुनते आए हैं। जो बीकानेर का जो क्षेत्र है वो लिग्नाइट उत्पादन में सबसे आगे है और ये कोयला निर्माण की दूसरी अवस्था है। तो इसमें भी कोयला पूरी तरह से अच्छी तरह से रिफाइंड नहीं हो पाता है। जब पीट पे अधिक दबाव पड़ता है और तापमान ज़्यादा होता है तो लिग्नाइट का निर्माण हो जाता है। मतलब एक तरह से पीट के बाद की जो अगली स्टेज है दैट इज़ लिग्नाइट। ये ब्राउन कलर का होता है। इसमें कार्बन की मात्रा करीब करीब 29% मानी जाती है और इसमें नमी या वाष्प जो है 35% से अधिक पाया जाता है और इसीलिए जलते समय ये भी अधिक धुआं देता है, राख भी इससे अधिक होती है। और ये इसमें हवा चलने पर ये बहुत जल्दी इसमें आग जल भी जाता है ये। और लिग्नाइट के जमाव अधिकांशतः भूगर्भ की जो कम गहराई की पेटी है उसमें पाए जाते हैं। इसका खनन बहुत आसान होता है, परंतु अच्छी किस्म का कोयला ये भी नहीं है, इसलिए इसका यूज़ भी बहुत लिमिटेड रूप में किया जाता है। और अब कई जगह ये क्योंकि ऊपरी परत में पाया जाता था तो इसका बहुत ज़्यादा विदोहन हुआ है, तो इसके भंडार भी अब ख़त्म होने लगे हैं। फिर हम बात करते हैं बिटुमिनस कोल की। ये जो वर्ल्ड अगर प्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा शेयर जो है वो बिटुमिनस कोल का ही है और इसका उत्पादन औद्योगिक प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। ये जेट ब्लैक और चमकदार होता है। जलते समय ये कम धुआं देता है क्योंकि इसमें नमी की मात्रा कम है। इसको जलने के बाद इसमें राख भी बहुत होती है। क्योंकि इसमें 40 से 80% तक कार्बन पाया जाता है। नमी मात्र 11% होती है और इसलिए इसकी जो क्वालिटी होती है वो अच्छी क्वालिटी मानी जाती है। और इसमें भी इसको भी हमने कहीं इसके सब डिविजन्स कर दिए हैं कार्बन की मात्रा के आधार पर। जैसे बिटुमिनस है, सब बिटुमिनस है, उस आधार पर हम इसको सेमी बिटुमिनस है, अलग अलग भागों में बांट जाते हैं, परंतु फिर भी ये अच्छी किस्म का कोयला माना जाता है। अब हम बात करते हैं एंथ्रेसाइट कोल की। एंथ्रेसाइट कोयल जो है ये इसका भंडार बहुत कम है और ज़्यादातर ये चीन के क्षेत्र में पाया जाता है। ये बहुत कड़ा, बहुत सॉलिड और बहुत कठोर होता है, चमकदार होता है, रवेदार है और इसमें नमी की मात्रा 1% के करीब ही मानी गई है। तो यहाँ पर क्या है कि
नमी की मात्रा कम है और कार्बन जो है वो 95% तक है। तो दिस इज़ बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, क्योंकि जलाने पर इससे धुआं कम होगा, राख कम होगी और ये जो है ये अच्छी मात्रा में हमें ऊर्जा ऊष्मा प्रदान करेगा। तो एंथ्रेसाइट जो है इसको बेस्ट क्वालिटी कोल हम मान सकते हैं। और सिर्फ वर्ल्ड अगर हम इसके विश्व के भंडार की बात करते हैं तो मात्र टोटल कोल का जो 5% है वो ही एंथ्रेसाइट किस्म का कोयला है। तो ये जो कोल है ये नीली लौ के साथ जलता है। क्यों नीली, इसमें फ्लेम जो आती है ब्लू आती है, क्यों आती है? क्योंकि इसमें कार्बन का अंश ज़्यादा है और तत्वों का अंश कम है। तो शीत प्रदेशों में मकानों को गर्म करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इंडस्ट्रियल यूज़ भी इसका होता है। ये ज़रूर है कि कोल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैरी करना एक मुश्किल काम है। बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है, बहुत ज़्यादा चोरी होती है, परंतु आज भी हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कोल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हाथ है। अब अगर हम कोल माइंस की बात करते हैं तो आजकल तो आप अगर YouTube पे जाके देखेंगे तो आपको हर तरह की कोल माइनिंग के बारे में वहाँ से पता लग जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आप लोग ये सब चीज़ें देखते रहा करिए। तो कोयले को ज़मीन से किस प्रकार से निकाला जाता है, उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे वो है जो बिल्कुल धरातल के ऊपर ही खानें होती है या धरातल की पहली परत में ही ये खानें होती है। इसमें जस्ट ऊपर से मिट्टी की परतें हटाकर खुदाई की जाती है और कोयला निकल जाता है। फिर कुछ होता है ड्रिफ्ट माइनिंग होती है, इसको तो हम ओपन कास्ट माइन कहते हैं, खुले में निकाल रहे हैं। सेकंड जो है वो ड्रिफ्ट माइनिंग है, जिसमें सुरंग खोदकर और हम ज़मीन से अंदर जाते हैं और फिर वहाँ से कोयले का खनन करके उसको बाहर ले आते हैं। उसके बाद वो एक होती है शाफ्ट माइनिंग, लंबवत खुदाई करते हैं, जब अधिकतम गहराई में कोयले की परतों को हम उनको काटकर और बड़ी बड़ी बाल्टियों से उसको बाहर निकालते हैं। आजकल वैसे ये सारा सिस्टम बहुत मैकेनाइज्ड हो गया है। पहले ये जो था ये बिल्कुल मैन जो ह्यूमन लेबर है वो इसको करती थी, बहुत ज़्यादा सुरक्षा के साधन भी नहीं होते थे, इसलिए टाइम टू टाइम क्या होता था, बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट्स कोल माइंस में देखने को मिलते थे। जो माइंस शाफ्ट वाली होती थी और जिनमें बहुत अंदर तक जाना पड़ता था, कई बार वहाँ पर पानी की परतों तक खुदाई हो जाती थी और ये जो खाने होती है इसमें पानी भर जाता था। बहुत बार इस तरह के एक्सीडेंट्स हो गए हैं कि श्रमिक अंदर ही फंसे रह गए और वो ऊपर नहीं आ पाए। परंतु अगर हम वर्तमान स्थिति को देखें तो बहुत सारे सेफ्टी डिवाइसेस का यूज़ किया जाने लगा है, तो कंपैरेटिवली कोल माइनिंग जो है वो थोड़ी सेफ़ हो गई है। फिर हम बात करते हैं स्लोप माइनिंग की, ढालू खदानों की। इसमें पहाड़ी ढालों के निचले भाग में कोयले की परतें होती है और उनको खोदकर खनन कार्य किया जाता है। तो ये हमें बिल्कुल अच्छे से पता है कि कोयला कहाँ पाया जाता है, पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। अब वो पहली परत में है, कितनी गहराई में है, उसके आधार पर उसके माइनिंग का जो तरीका है उसको डिसाइड किया जाता है कि इस कोल को किस तरह से बाहर निकाला जाएगा। ये जो कोल निकलता है इसको निकालने का प्रोसेस क्या होता है कि अंदर चट्टानों के बीच में वो विस्फोट करके इसके टुकड़े करते हैं या कटिंग के द्वारा उसको निकालते हैं। तो ये सारा काम क्योंकि हम पृथ्वी की निचली परत में कर रहे हैं तो ह्यूमन लेबर को नीचे ही जाना पड़ता है और इसीलिए उसके लिए जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो वर्किंग कंडीशंस काफ़ी डिफ़िकल्ट होती हैं। और अब तो बहुत सारे इस तरह के इक्विपमेंट्स आ गए कि वो अपने साथ ऑक्सीजन भी ले जाता है, उसके पास हेलमेट भी होता है, उसके पास बॉडी को भी प्रोटेक्ट करने के साधन होते हैं, उस प्रकार के शूज़ भी होते हैं। ऑल्दो वर्किंग कंडीशंस बहुत डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि नीचे तापमान भी बहुत ज़्यादा होता है, वो जिस तरह का मेथड यूज़ करता है उससे भी बहुत हीट जनरेट होती है। परंतु फिर भी ये जो माइनिंग है ये माइनिंग अब काफ़ी सेफ़ हो गई है। परंतु जो इसमें हम देखेंगे कि जो पृथ्वी के ऊपरी तह वाला हिस्सा था जहाँ पे खुली खदानें थीं, ओपन कास्ट माइंस थी, वहाँ पर तो सबसे ज़्यादा मात्रा में इसका विदोहन हुआ है क्योंकि वो बहुत इजी था उसको निकालना और बहुत बेतरतीब तरीके से बहुत ज़्यादा हमने उसको
निकाल लिया है तो उन क्षेत्रों के भंडार हम कम होने लगे हैं। और ये इस तरह का प्रोसेस होता है कि लीज पे दी जाती है, प्राइवेट सेक्टर में काम होता है, तो उसका क्या नतीजा होता है कि अधिक से अधिक कोयले को निकालने का प्रयास किया जाता है। और इस प्रयास के तहत हम कई बार प्रकृति को बहुत बुरी तरह से नुकसान भी पहुंचाते हैं, क्योंकि बहुत जिसे कहना चाहिए ना, अनकंट्रोल्ड तरीके से इस माइनिंग का काम किया जा रहा है और किया जाता रहा है। और आप अगर हम भारत का एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि कोल माफिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, बहुत एक तरह से बहुत ज़्यादा पावर गेम इस कोल माइंस में होता है, इसको लेने के लिए होता है, इसके प्रोडक्शन में होता है। और आपको इस तरह के बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। बहुत ये जो सारा कोल उत्पादन क्षेत्र है बिहार और इधर का, काफ़ी बड़ी एक क्राइम बेल्ट के रूप में भी है। तो यहाँ पर जो श्रमिक होते हैं उनकी स्थिति बहुत विपरीत होती है, उनको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं दिया जाता है, उनकी लिविंग कंडीशंस बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, सिचुएशंस थोड़ी सी डिफरेंट हो रही हैं, खानों का जो आवंटन हो रहा है उसकी प्रोसेस में थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट बनाया जा रहा है, थोड़ी सी बेटर कंडीशंस हो रही हैं, पर इसको हम काला सोना भी कहते हैं। तो ये सबका ध्यान हमारा अट्रैक्ट करता है, बिजनेस के लिए अट्रैक्ट करता है, बहुत ज़्यादा मनी इसमें इन्वॉल्व होता है। तो ये शक्ति का संसाधन जो है इसका बहुत इम्पोर्टेंस हम देखते हैं। परंतु धीरे धीरे यहाँ पर भी हम वही बात करेंगे कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज की हम बात करने लगे हैं। तो अगर उस प्रकार के एनर्जी रिसोर्सेज की हम यूज़ शुरू कर देते हैं, प्रैक्टिकली वो यूज़ हो पाते हैं, तो हो सकता है इस तरह के शक्ति के संसाधनों पर जो लोड है, जो बर्डन है, जो दबाव है, वो ग्रेजुअली कम हो जाएगा। और इससे एक जो पोल्यूशन की बहुत बड़ी समस्या आती है, इसलिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ने तो इसका यूज़ करना ही बंद कर दिया है, क्योंकि प्रदूषण के जो मानक हैं उस पर फिर वो इंडस्ट्रीज़ पूरी नहीं उतर पाती है। और बहुत अच्छी किस्म का कोयला अगर आप यूज़ करेंगे, जिसमें एंथ्रेसाइट की हम बात करते हैं, तब तो हम प्रदूषण को कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज़ पीट, लिग्नाइट और बिटुमिनस टाइप के कोल से जो प्रदूषण है वो ज़्यादा मात्रा में होता है, तो डेफिनेटली वो एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। उस इंडस्ट्री को फिर बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इंडस्ट्रियल यूज़ में अब इनका प्रयोग जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और ये पर्यावरण के लिए भी ठीक है, क्योंकि हम एक प्रकार के प्रदूषण को यहाँ पर रोक रहे हैं। क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी का यूज़ हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचे। अब हम कल की क्लास में इसके उत्पादन और संचित भंडारों की बात करेंगे। थैंक यू।